हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में कम से कम 2000 एक्टिव सीरियल किलर्स हैं जो पकड़े नहीं गए हैं और आजाद घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो हो सकता है कि आपका सामना किसी सीरियल किलर से हो चुका हो, बस आपको इसका पता ना चला हो। आज हम ऐसी ही 3 एक से बढ़कर एक दिल दहला देने वाली कहानियों के बारे में बात करेंगे, जहां अमेरिकन्स का सामना एक सीरियल किलर से हुआ, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास बहुत बाद में हुआ। यूएस आर्मी में 21 साल बिताने के बाद एक आदमी रिटायर होकर अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ सेंट्रल फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गया। हालांकि उसके परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसे पेंशन मिल रही थी और उसकी पत्नी अभी भी फुल टाइम जॉब करती थी। लेकिन सेंट्रल फ्लोरिडा आने के बाद वो बहुत जल्दी बोर हो गया। उसने फैसला किया कि वो खुद को बिजी रखने के लिए कोई काम करेगा, और इसलिए उसने एक हाईवे पर बने गैस स्टेशन पर जॉब ले ली। इस खास जॉब को चुनने की एक बड़ी वजह ये थी कि गैस स्टेशन के मालिक को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि उसका बेटा शेल्व्स में सामान रखने में मदद करने या कैश रजिस्टर के पीछे घूमने के लिए उसके साथ आ जाए। और सालों तक यही चलता रहा। वो आदमी गैस स्टेशन पर काम करता और उसका बेटा उसके साथ रहता। यहां तक कि जब उसका बेटा टीनेजर हो गया, जब आप सोचेंगे कि वो शायद दूसरी चीजें करना चाहेगा, तब भी वो साथ आता था, क्योंकि वो शहर इतना छोटा था कि वहां करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो उसका बेटा अपने टीनेज के सालों में भी उसके साथ आता रहा। 1990 की एक रात उसका बेटा, जो उस वक्त 15 साल का था, स्टेशन पर ही था। वो ब्रेक लेकर बाहर एक पिकनिक टेबल पर बैठा था, एक मैगजीन पढ़ रहा था, माउंटेन ड्यू पी रहा था। बाहर अंधेरा था और उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि एक औरत हाईवे से उतरकर गैस स्टेशन की तरफ आ रही है। उस वक्त वहां बहुत शांति थी। कोई कार गैस नहीं भरवा रही थी, वहां कोई नहीं था और हाईवे पर भी कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। इसलिए वो औरत उसकी नजर में आ गई। उसने मुड़कर उसे देखा और सोचा, हमारे गैस स्टेशन पर कोई चलकर तो कभी नहीं आता, हम हाईवे पर हैं, सब गाड़ी से ही आते हैं। तो जरूर उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी और वो यहाँ टो ट्रक को कॉल करने के लिए हमारा फोन इस्तेमाल करने आई होगी। वो औरत लॉट को क्रॉस करती हुई गैस स्टेशन के पास आती जा रही थी। लड़के ने अपना ध्यान वापस अपनी मैगजीन पर लगा लिया था, लेकिन उसने बाद में बताया कि वो बीच बीच में ऊपर देखकर उस औरत पर नजर रखे हुए था, क्योंकि उसमें कुछ अजीब सा था। आखिरकार वो औरत उसके ठीक पीछे से गुजरी और दरवाजा खोलकर गैस स्टेशन के अंदर चली गई। उसने लड़के को ना देखा, ना ही उसे हाय कहा, बस सीधे अंदर चली गई और वो गैस स्टेशन के आइल्स में, यानी गलियों में ऊपर नीचे चलने लगी। अब लड़का जहां बैठा था वहां से सब कुछ शीशे का था, तो वो साफ साफ अंदर देख सकता था। उसे काउंटर के पीछे अपने पिता दिख रहे थे और उसे उस औरत का सर भी दिख रहा था जब वो आइल्स में घूम रही थी। जैसे ही वो औरत स्टोर में आई और आइल्स में इधर उधर घूमने लगी, लड़के ने अपनी मैगजीन नीचे रख दी और बस उसे देखने लगा। उसने नोटिस किया कि वो असल में शॉपिंग नहीं कर रही थी। वो बस कुछ सेकंड्स के लिए नीचे देखती, कोई चीज नहीं उठाती, इसका मतलब वो कुछ खरीद नहीं रही थी। और फिर वो ऊपर काउंटर की तरफ देखती जहां उसके पिता थे और बस उन्हें घोड़ती रहती। फिर वो वापस नीचे देखती और सारे आइल्स में घूमती। एक पॉइंट पर उस औरत ने ये शॉपिंग करने का नाटक छोड़ दिया और सीधे काउंटर पर चली गई। स्टोर में और कोई नहीं था, कोई और अंदर नहीं आ रहा था, इसलिए लड़का काफी साफ सुन सकता था कि वो उसके पिता से क्या कह रही है। उसने उसके पिता को बताया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे एक राइड चाहिए। क्या वो उसे ओकाला तक छोड़ सकते हैं, जो उस गैस स्टेशन से अगला बड़ा शहर था। लड़के ने बाद में बताया कि उसके पिता ने बहुत अजीब तरह से रिएक्ट किया, क्योंकि उसके पिता आमतौर पर सभी कस्टमर्स के साथ बेहद खुशमिजाज रहते हैं। वो बहुत बातूनी भी हैं, स्टोर में आने वाले हर शख्स से बात करते हैं। लेकिन जैसे ही ये औरत अंदर आई, उसके पापा उसके प्रति थोड़े बेरुखे और लगभग बदतमीज से लग रहे थे। और जब वो उनसे राइड मांग रही थी तो उन्होंने साफ कह दिया, नहीं, मैं तुम्हें राइड नहीं दूंगा। वो औरत इस बात से चिढ़ गई कि उसे कितनी जल्दी मना कर दिया गया, लेकिन ना सुनने के बजाय वो मुड़ी और लड़के को देखने लगी। वो लड़का जो बेंच पर बैठा था और सीधा उसी ही देख रहा था। उसने लड़के की तरफ इशारा किया और कहा, उसका क्या ये तुम्हारा बेटा है? क्या वो मुझे राइड दे सकता है? लड़के ने देखा कि उसके पिता, जो उस औरत की नजरों से दूर थे, अपने बेटे को देखकर इशारा कर रहे थे, नहीं, जैसे कि वो तुमसे जो भी मांगे तुम उसे मना कर दोगे। लड़का इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके पापा इस औरत की मदद करने के इतने खिलाफ क्यों थे।
क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि उसे हमारी या किसी और की मदद की जरूरत है। लेकिन उसने अपने पिता की बात पर भरोसा किया, और जब वो औरत उसकी तरफ इशारा कर रही थी तो लड़का समझ गया कि अगर वो उसके पास आकर पूछेगी तो वो मना कर देगा। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि लड़के के पिता ने उस औरत से कहा, नहीं, मेरा बेटा तुम्हें राइड नहीं देगा, तुम्हें यहाँ से तुरंत जाना होगा, वापस मत आना, चली जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वो गुस्से से लाल हो गई, उसे गालियां देने लगी, दरवाजा पटक कर बाहर निकल गई। उसने लड़के को भी गालियां देनी शुरू कर दी और चली गई। जाते जाते वो बार बार मुड़कर उन्हें गंदी गंदी इशारे कर रही थी और गालियां चिल्ला रही थी। आखिरकार वो चली गई। उसका पिता उसके पीछे बाहर आया और अपने बेटे के पास खड़ा हो गया जब वो जा रही थी। लड़के ने अपने पिता से पूछा, उसका क्या चक्कर था, ऐसा क्यों हुआ, आप उसकी मदद क्यों नहीं करना चाहते थे? और पिता ने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता, बस कुछ था, उसमें कुछ अजीब था, मैं बता नहीं सकता, पर मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हारे आसपास रहे। मैं जानता था कि मैं उसे राइड नहीं देना चाहता, बस मैं जानता था कि उसे जाना होगा। 1 साल बाद लड़का अपने कमरे में था जब उसने अपने पिता को दूसरे कमरे से चिल्लाते हुए सुना, यहाँ आओ और टीवी देखो। वो दौड़कर टीवी रूम में गया और टीवी पर वही गैस स्टेशन वाली औरत थी जिसे एलिन वर्नोस के नाम से जाना जाता था। वो एक सीरियल किलर थी जो फ्लोरिडा के गैस स्टेशन से अपने मेल विक्टिम्स को उठाती थी। ये साफ नहीं है कि वो लड़का या उसके पिता उसके अगले शिकार थे या नहीं, लेकिन जब तक वो उस गैस स्टेशन पर आई थी वो पहले ही 4 लोगों को मार चुकी थी, और उस गैस स्टेशन पर उनके साथ हुई उस मुलाकात के बाद उसने 3 और लोगों को मार डाला, जिसमें से एक ओकाला फ्लोरिडा में था, वही शहर जहां उसने उनसे राइड मांगी थी। आइलीन पकड़ी जा चुकी थी, इसीलिए वो टीवी पर थी और बाद में उसे मौत की सजा सुनाई गई। 1970s के आखिरी सालों में शिकागो में पढ़ने वाला एक मेडिकल स्टूडेंट क्लास से अभी अभी निकला था और उसने डिसाइड किया कि वो टैक्सी के पैसे नहीं खर्च करेगा, तो उसने हिचहाइक करके यानी लिफ्ट मांगकर घर जाने का फैसला किया। ये वो अक्सर करता था और उस जमाने में इसमें कुछ गलत नहीं समझा जाता था। तो वो सड़क पर गया और अपना अंगूठा बाहर निकाला। आखिरकार एक कार रुकी। उसने कार चलाने वाले आदमी को देखा जो बिल्कुल नॉर्मल, हत्ता की फ्रेंडली और खुशमिजाज लग रहा था। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने स्टूडेंट से कहा, हे, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें राइड दे दूंगा। स्टूडेंट को उस आदमी से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और उसे लगा कि ये आम तौर पर सेफ है, तो वो पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसने उस आदमी को बताया कि उसे कहाँ जाना है। आदमी ने ठीक है कहा और वो चल पड़े। जब वो ड्राइव कर रहे थे तो कार में बिल्कुल शांति थी। वो कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, बस ड्राइव कर रहे थे। स्टूडेंट ने नोटिस किया कि आदमी ने उस जगह जाने वाला टर्न मिस कर दिया है जहां उसे जाना था। तो स्टूडेंट ने उस आदमी से कहा, हे, आपने टर्न मिस कर दिया, क्या आप प्लीज गाड़ी घुमाकर वापस उस तरफ चलेंगे, या अगर आप चाहें तो मुझे यहीं उतार सकते हैं और मैं खुशी खुशी पैदल चला जाऊंगा, हम ज्यादा दूर नहीं हैं। वो आदमी जो अभी तक बहुत अच्छा और खुशमिजाज लग रहा था, अचानक उसके तेवर एकदम बदल गए और वो बहुत गंभीर हो गया। उसने मुड़कर स्टूडेंट को देखा और कहा, ओ नहीं, तुम मेरे साथ आ रहे हो। स्टूडेंट डर के मारे जम सा गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन वो तुरंत समझ गया कि ये कोई खोखली धमकी नहीं है। मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा मेरे लिए बुरा होगा। मुझे बाहर निकलना है। और जैसे ही कार थोड़ी सी भी धीमी हुई, मतलब वो अभी भी चल रही थी, रुकी नहीं थी, स्टूडेंट ने दरवाजा अनलॉक किया, खोला और चलती गाड़ी से कूद गया। वो जमीन से टकराया, सड़क के किनारे लुढ़कता चला गया, लेकिन आखिरकार उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। चलती गाड़ी से कूदने के कारण उसे खरोंचें आई थी, लेकिन वो उठकर अपने घर की तरफ भाग पाया। उसने पुलिस को फोन नहीं किया क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि उन्हें क्या बताएगा। उसके पास उस आदमी का कोई ठीक ठाक डिस्क्रिप्शन नहीं था, ना ही उसकी लाइसेंस प्लेट थी, और उस आदमी ने कुछ ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं किया था। वो एक धमकी थी, लेकिन एक अनिश्चित धमकी। ये साफ नहीं था कि वो उसके साथ क्या करना चाहता था। ये जरूर था कि उसके इरादे नेक नहीं थे, लेकिन ये पुलिस को कॉल करने के लिए काफी नहीं था। तो स्टूडेंट ने बस खुद को खुशकिस्मत समझा कि वो वहां से निकल पाया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। कुछ साल बीत गए। स्टूडेंट उस अजनबी के साथ हुई उस मुलाकात को लगभग भूल चुका था। वो एक कैफे में बैठा था, कॉफी पी रहा था और उसके पीछे एक टीवी चल रहा था। वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन टीवी पर रिपोर्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया।
रिपोर्टर एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहा था जो उस वक्त डेथ रो पर था, जिसने अपनी कार के अंदर के सारे डोर हैंडल्स निकाल दिए थे जब उसका पहला पोटेंशियल विक्टिम, एक कॉलेज स्टूडेंट, गाड़ी चलते समय दरवाजा खोलकर भाग गया था। स्टूडेंट दौड़कर टीवी के पास गया और स्क्रीन पर देखा। वहां उस आदमी की तस्वीर थी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। वो आदमी जो डेथ रो पर था, और वो वही आदमी था जिसने उसे 2 साल पहले राइड दी थी। उसका नाम था जॉन वेन गेसी, जिसे द किलर क्लाउन यानी कातिल जोकर के नाम से भी जाना जाता था। उसने शिकागो में 30 से ज्यादा मर्दों और लड़कों को मार डाला था और उन्हें अपने क्लाउन रूम में मारने के बाद वो उनकी लाशों को अपने बेसमेंट के एक गुप्त क्रॉल स्पेस में ठूंस देता था। हालांकि हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मेडिकल स्टूडेंट जॉन वेन गेसी का पहला शिकार बनने वाला था। लेकिन वो कार से कूद गया, जिसने जॉन वेन गेसी को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि अगला इंसान ऐसा न कर पाए। 1970s में एक जवान लड़की और एक जवान लड़का अपनी पहली डेट पर थे और डेट कुछ खास अच्छी नहीं जा रही थी। ऐसा नहीं था कि बुरी जा रही थी, बस बहुत अजीब सी ऑकवर्ड थी। उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं जम रही थी। तो जब वो रात के लिए विदा लेने की तैयारी कर रहे थे, लड़के ने सोचा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम शायद दूसरी डेट पर तो नहीं जाने वाले। और उसने लड़की से कहा, हे, क्या तुम अभी घर नहीं जाना चाहती? क्या तुम मेरे साथ एक हाइक पर चलोगी? उसने आगे कहा, मैं जानता हूं ये आइडिया अजीब लग रहा है, पर मेरी बात सुनो। मैं इस इलाके में, जिसे प्रोवो कैनियन कहते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाता हूं। ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वहां कैनियन के किनारे ऊपर जाने के लिए सुंदर ट्रेल्स हैं, जहां से कमाल के नजारे दिखते हैं। और आज न्यू मून है, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। पहले तो लड़की थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन जब उसने कहा, देखो, मैं वहां रात में अक्सर हाइकिंग करने जाता हूं, मुझे वो जगह बहुत पसंद है। और मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर कुछ भी अजीब लगा या तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगा तो हम तुरंत मुड़कर वापस आ जाएंगे। वो जगह बिल्कुल सेफ है। थोड़ा मनाने के बाद उसने आखिरकार कह दिया, ठीक है, चलो, ये सुनने में मजेदार लग रहा है, चलो चलते हैं। और उनकी डेट, जो अभी तक बहुत ऑकवर्ड थी, अचानक बहुत एक्साइटिंग हो गई। दोनों थोड़े थ्रिल्ड थे। वाह, देखो, हमें रात में प्रोवो कैनियन में हाइक करने जा रहे हैं। वो उस कैनियन के मुहाने पर पहुंचे। दोनों जाहिर हैं एक्साइटेड थे। वो गाड़ी से उतरे और उस ट्रेल पर चलने लगे जो उन्हें कैनियन के एक गहने जंगल वाले हिस्से में ले जा रहा था। इस पॉइंट तक लड़के को लग रहा था कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। वो सच में यहाँ बहुत बार हाइकिंग कर चुका था और उसे ये इलाका अच्छे से पता था। लेकिन जैसे ही ट्रेल उन्हें जंगल वाले हिस्से में ले गया, लड़के को याद है कि उसे एक अजीब से डर ने घेर लिया। उसे नहीं पता था क्यों, बस एक अनजानी सी बेचैनी थी कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन उसने अपनी डेट को साथ आने के लिए इतनी मेहनत से मनाया था और उसे विश्वास दिलाया था कि जगह सेफ है, कि अब वो उसे ये जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि कुछ गड़बड़ है। तो उसने एक हिम्मत वाला चेहरा बनाया और उस डर को दबा दिया और बस चलता रहा, उसका हाथ कस के पकड़े हुए। और वो आगे बढ़ते गए, लेकिन उसके डर का एहसास बढ़ता ही जा रहा था, इस हद तक कि वो बहुत ज्यादा ऑन एज यानी चौकन्ना हो गया था। और जो बात वो नहीं जानता था, लेकिन उसे बाद में पता चली, वो ये थी कि उसकी डेट यानी वो लड़की, उसे भी वैसा ही भयानक डर महसूस हो रहा था जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए थे। लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो पार्टी पूपर नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वो इसके लिए काफी एक्साइटेड लग रहा था। एक पॉइंट पर जब वो उस रास्ते पर चल रहे थे, लड़के का पैर किसी ऐसी चीज पर पड़ा जो नरम थी। उसे नहीं पता था वो क्या था, लेकिन वो तुरंत जम सा गया। वो लड़की का हाथ पकड़े हुए था। उसने हल्का सा झटका देकर उसे रोकने को कहा। इससे पहले कि वो नीचे देख पाता कि वो किस चीज पर खड़ा है, उसने झाड़ियों में से कुछ सरसराहट की आवाज सुनी जो ट्रेल के बिल्कुल पास थी। लड़की ने भी वो आवाज सुनी और दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द कहे बिना, क्योंकि याद रखिए वो दोनों बहुत स्ट्रेस्ड थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को ये बताया नहीं था कि वो कितने स्ट्रेस्ड हैं। वो दोनों बस वहां से जाने के लिए तैयार थे। तो वो दोनों मुड़े और वहां से तेजी से भाग निकले। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसने किस चीज पर पैर रखा था। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने झाड़ियों में क्या सुना, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। घबराहट इतनी ज्यादा थी कि वो बस वहां से जाना चाहते थे। सालों बाद वो लड़का और लड़की, जिनकी वो अजीब डेट थी, उनकी शादी हो चुकी थी। वो साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। वो चैनल्स बदल रहे थे और एक चैनल पर रुक गए जहां एक डेथ रो के कैदी का इंटरव्यू चल रहा था।
इंटरव्यूअर उस कैदी से पूछ रहा था, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रेंज हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बचे हों? और इंटरव्यू दे रहा वो आदमी कहता है, हाँ, एक बार मैं प्रोवो कैनियन के जंगल में था एक रात, और एक यंग कपल ट्रेल पर ऊपर आ रहा था। मैंने उन्हें देखा नहीं, इसलिए मुझे बस इतना मौका मिला कि मैं ट्रेल के ठीक पास की झाड़ियों में कूद जाऊं, और उस लड़के ने एक लड़की की लाश पर पैर भी रख दिया था, जिसे मैंने अभी अभी मारा था। लेकिन किसी वजह से उसने नीचे झुककर नहीं देखा कि वो किस चीज पर खड़ा है, और उन दोनों ने मुझे नोटिस नहीं किया, जो उनसे बस कुछ ही फीट दूर था। वो बस मुड़े और चले गए। पता चला कि उस यंग कपल का सामना इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक टेड बंडी से हुआ था। सजा से पहले बंडी ने 30 से ज्यादा कत्लों का जुर्म कबूल किया था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि उसके शिकारों की असली गिनती इससे कहीं ज्यादा है।